दोस्तों, आज मैं आपको मुंबई के उस दशक में ले चलूँगा जब अंडरवर्ल्ड का साया धीरे धीरे मुंबई के ऊपर फैलने लगा था। डाक के गोदामों, झुग्गियों की तंग गलियाँ हो या मिल एरिया हो, हर जगह क्राइम ही क्राइम फैला हुआ था। इसी क्राइम में एक ऐसे इंसान का जन्म होता है, एक ऐसा इंसान पनपता है जो आने वाले समय में मुंबई पे राज करने वाला था। मैंने आपको काफ़ी सारी क्राइम स्टोरीज बताई हैं इसमें, बड़े बड़े गैंगस्टर्स की। जो पीछे मैंने आपको अमर नायक की भी गैंग स्टोरी बताई थी, और बाकी भी बहुत सारे अरुण गवली, इन सब की गैंग स्टोरी भी मैंने आपको इनके बारे में जिक्र किया था आपको। इनसे पहले जो 60s का दौर था, 60 से 80s के बीच में दौर था, उस टाइम में मुंबई में तीन जो मेन गैंगस्टर थे वो ऑपरेट कर रहे थे। आप उनको गैंगस्टर कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। बड़े जिनके नाम थे, जो पूरे मुंबई में जिनका राज चलता था, वो तीन नाम थे। एक करीम लाला, दूसरा हाजी मस्तान, और तीसरा इसी के बीच में एंट्री होती है वरदराजन मुदलियार की। ये तीन थे। इनमें दो लोग थे जो पठान ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। तीसरा जो था वरदराजन, इसने बैलेंस करते हुए ये जो हिंदू डॉन बना बाद में इसकी पकड़ खासकर ये जो था तमिलनाडु बैकग्राउंड से आया, पीछे से तमिल था, और इसके बाद इसने आके मुंबई में ऐसी पहुंच बनाई, वहाँ पे आने के बाद मजदूरों में इतनी पहट बना ली, ये उनका मसीहा बन गया। तो आज इसी वरदराजन की बात करेंगे, कैसे ये क्राइम में आया, कैसे इस कहानी। मुंबई में रात के सन्नाटे में, अंधेरी गलियों में अचानक से गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते हैं और पुलिस की भी सांसें थम जाती हैं। ये कौन है जिसने पूरी मुंबई को हिला रखा है? आज हम ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो एक बिल्कुल गरीब तमिल फैमिली से उठ के आया और बाद में मुंबई का इतना बड़ा डॉन बना, जिसने डर, खून और सत्ता सबका साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन लास्ट में वो गैंगस्टर गुमनाम मौत मारा गया। ये कहानी जो है एक ऐसी सच्ची दास्तान है जो बताएगी कि एक कैसे एक मजदूर परिवार से लड़का आके इतना बड़ा मुंबई में डॉन बनता है, और लास्ट में उसका एंड बिल्कुल ही अनजाना हो जाता है। सब लोग उससे कट जाते हैं और लास्ट में बिल्कुल एक गुमनाम मौत वो मारा जाता है। तमिलनाडु से आने के बाद इसे लोग वर्धा भाई कहने लगे। खासकर इसने मुंबई के जो चोल्स थे, मुंबई के जो मजदूर थे, उनके बीच में इसने अच्छी पैठ बना ली। हर जगह इसके खौफ का और इसकी बंदूक की गोली का नाम चल रहा था। ये नाम था वरदराजन मुदलियार का। इसने साम्राज्य जो खड़ा किया था वसूली, खून और तस्करी पे खड़ा किया था। अब शुरुआती बात करते हैं कि आखिर कैसे वर्धा भाई, जो वर्धा था, वो वरदराजन मुदलियार जो बाद में वर्धा भाई बन गया और इतना बड़ा डॉन बना, कैसे बना और कैसे इसकी शुरुआत हुई। अब 1940 के दशक की बात थी। वरदराजन जो एक था, मजदूर था, मजदूर फैमिली से था। ये मुंबई आता है। मुंबई आने के बाद इसने धीरे धीरे, इससे पहले मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में। 1926 में तमिलनाडु के वेल्लोर जिला था, जो शुरुआत इसी कहानी है। एक किसान परिवार था, उसमें वरदराजन मुदलियार का जन्म होता है। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि ये पेट भर खाना भी नहीं खा पाता था कि ये और इसकी फैमिली, और काम की तलाश में ये मुंबई निकल जाता है। अब मुंबई में 1940 में आता है। 1940 में आने के बाद ये डोगरी और धारावी की जो झुग्गियाँ थी, उनमें ये वरदराजन जो है वहाँ पे मजदूरी करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये फिर मजदूरी करने के बाद फिर ये रेलवे स्टेशन था वहाँ पे, वहाँ के रेलवे स्टेशन पे इसने कुली का भी काम किया। इनिशियली तो इसने गरीबी में से दिन बिताए, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो एंट्री है क्राइम की दुनिया में होते गई। इस क्राइम की दुनिया में एंट्री होने का कारण क्या था? जब ये वहाँ पे काम कर रहा था मजदूरी का, तो इसने देखा कि वहाँ पे मुंबई में तस्करी का बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, और इस तस्करी के बीच में
पुलिस भी इन्वॉल्व है, जो तस्कर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और ये जो मजदूर हैं, ये जो पोर्ट के जो मैनेजर हैं, जो पोर्ट को मैनेज करते हैं, वहाँ से सारी तस्करी होती है। ये मजदूर वहाँ के बीच में, इनके बीच में एंटी सिस्टम में काम करते हैं। पुलिस वाले डेली मजदूरों को उठा के ले जाते थे, लेकिन बड़े जो लोग थे उनको हाथ नहीं लगाते थे। कारण था कि वो सब मिले हुए थे, और एक इसका बड़ा कारण था इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप भी था। तो वरदराजन को इसके बीच में अपॉर्चुनिटी दिखी। उसको तमिल बहुत अच्छी थी, आती थी, और हिंदी भी अच्छी बोल लेता था। तो इसने इनके बीच में ब्रिज गैप का फ़ायदा उठाया, और इसने धीरे धीरे पुलिस वालों के साथ उठ बैठ बिठाई, और पोर्ट के जो अधिकारी थे उनसे उठ बैठ बिठानी शुरू हुई। और इसने इनके साथ जो स्मगलिंग का धंधा था, इसके बीच में एक गैप बना लिया कि मैं मज़दूरों के लिए बात उठाऊंगा। अब मज़दूरों को भी जो परेशान करता था पोर्ट पे कंपनी वाले, तो उनके लिए खड़ा रहता। किसी मज़दूर को दवाई की जरूरत पड़ती थी, उनके लिए काम करने लगा, उनको दवाई दिलवा दी। कोई किसी मज़दूर को अगर सैलरी पूरी नहीं मिली तो उसको सैलरी दिलवा दी। मज़दूरों के बीच में ये एक अच्छी इसकी इमेज बनने लगी। धीरे धीरे पुलिस वालों को भी लगने लगा, और जो पोर्ट के मालिक थे उनको लगने लगा। बीच में वो क्या होता था कि मज़दूर हड़ताल कर देते थे कि भाई अगर कोई दिक्कत आई तो वरदराजन संभाल लेगा, इसके थ्रू हम सारे मज़दूरों से कम्युनिकेट कर लेंगे। इसी तरह से इससे कम्युनिकेशन बनने लगा, और ये अपने एरिया का एक बड़ा रुतबे वाला आदमी बनने लगा मज़दूरों के बीच में। ये कम्युनिकेशन गैप को फिल आउट कर रहा था, लेकिन ये फिल आउट करते करते वरदराजन क्राइम की दुनिया में उतर गया, क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा थी। उसको लगने लगा था इस गरीबी में तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। इसी गरीबी और तंगहाली से परेशान होके वो खुद भी तस्करी की दुनिया में उतर जाता है। जहाँ वो एक गाइड बन के या एक कम्युनिकेटर या ट्रांसलेटर के रूप में काम करने की सोच रहा था इनके लिए, वहीं पे अब इनके बीच में ब्रिज का काम कर रहा था तस्करों के बीच में। ये लेकिन बहुत शातिर था दिमाग से। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे क्या हो रहा है। सबको लग रहा था कि ये नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करता था। पोर्ट पे ज़्यादा सब चीज़ें ऑब्जर्व करता था और देखता था कि कैसे कौन ऑपरेट कर रहा है, कैसे पुलिस वाले अपना हफ्ता ले रहे हैं, कैसे पोर्ट वाले यहाँ पे तस्करी कर रहे हैं, और कैसे बाहर से सब कुछ आ रहा है। अब पोर्ट पे जो सामान जो उतरता था चढ़ता था, उसने देखा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, रेडियो हो गया, सोना हो गया, इसकी चोरी करके काले बाज़ार में बेच दी जाती है। और बहुत आसान काम था ये उस समय पे, इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं थी। इसने धीरे धीरे क्या करा कि बंदरगाह पे जो था, पोर्ट पे माल जो ये आता था, वहाँ से ही इसे चोरी करने का काम शुरू कर दिया, और यहीं से इसकी अपराध की दुनिया की शुरुआत हो गई। 1950 और 60 के दशक में वरदराजन का जो गैंग था, जो नेटवर्क था, धीरे धीरे फैलता गया। उसने सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी अब शुरू कर दी थी। पोर्ट पर उसका वर्चस्व इतना बढ़ने लगा, विदेश में आने वाले जो भी खेपे थी, जो भी था, उसका इशारा होता था तो किसी भी पुलिस वाले की या पोर्ट वाले की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामान को रोक दे। बाद में ये इसके ऊपर एलिगेशन लगे कि इसने जो ड्रग्स और जो शराब का धंधा था उसमें भी इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि उस समय पे बताते हैं कि शराब पे जो था एक बैन लग गया था पूरे मुंबई के अंदर। इसका इसने फ़ायदा उठाया। उस समय में लोग क्या थे, शराब के लिए तड़पते थे। ये तस्करों के लिए बहुत सुनहरा मौका था। वर्धा के गैंग ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ये गुजरात से जो इलीगल जो लिक्वर थी वहाँ से लेके आते थे और मुंबई में सप्लाई करते थे। इसका नेटवर्क इतना ज़्यादा तेज़ और भरोसेमंद था कि लोग इसे अब लिक्वर किंग कहने लगे। जैसे आज के समय में जो लिक्वर किंग कहते हैं कि विजय माल्या को कहते थे कि वो लिक्वर बनाता है, इसको कहते थे कि लिक्वर किंग, शराब का बादशाह, क्योंकि तस्करी करता था, गलत वे में कहते थे। धीरे धीरे उसने स्मगलिंग, वसूली और गैंगवार में भी इसने कदम रख दिया पूरा का पूरा। यहीं से इसका नाम पड़ा वर्धा भाई। अब वर्धा ने जो है अपने पैसे की ताकत से पुलिस वालों और नेताओं को खरीद लिया। इसके पास हर एक समस्या का हल था। कोई सी बड़ी से बड़ी स्ट्राइक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मजदूर स्ट्राइक कर दें, या कोई बड़ा जो गैंगस्टर है या फिर कोई बड़ी कंपनी का मालिक है मजदूर को डरा रहा है, इसके पास सबका सोल्यूशन था। वो सोल्यूशन था डर। डर कहाँ से पैदा करता था? अपनी बंदूक की गोली से। दूसरा पैसा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि एक ऐसा स्मार्ट एक क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, जो ना सिर्फ गोली से काम करता था, दिमाग से काम करता था। इसने बहुत सारी स्ट्राइक्स और बहुत सारी जो गलत चीज़ें हो रही थी उनको कंट्रोल अपने सिर्फ दिमाग से कर लिया। इसे वहाँ गोली भी नहीं चलानी पड़ी। इसलिए तो ये बहुत इतना फेमस हो गया। जहाँ करीम लाला और वो थे, उनका डोमिनेशन चल रहा था अपने एरिया में, लेकिन इसने एक अलग अपना रुतबा बना लिया था। अब मुंबई की जो गलियाँ थी, इसमें
वर्धा का जो मुकाबला था वहाँ पे अब दो लोगों से होने लगा था। मैंने आपको बताया था कि दो नाम बड़े फेमस थे, करीम लाला और हाजी मस्तान, ये बड़े नाम थे। अब इनसे इसका पंगा हो गया। 1970 के दशक में मुंबई में खून की होलियाँ खेले जाने लगी, क्योंकि इनके बीच में गैंग वार चलने लगा। वर्धा का गैंग जो था वो बंदूकें, चाकू और हथगोले से लड़ाई करता था, लेकिन ये लोग जो थे बड़े ही मॉडर्न तरीके से लड़ाई करते थे, इनके पास आधुनिक हथियार भी थे। इसका डर इतना ज़्यादा था कि प्रोटेक्शन मनी अगर किसी से मांग लेता था तो अगर कोई दुकानदार नहीं देता था उसकी दुकान को जला देता था। ऐसे लगने लगा था कि पूरा मुंबई जो है अब वर्धा के हाथ में आ चुका है। वर्धा के खिलाफ करीब 100 से ज़्यादा केस बने, लेकिन जो सबूतों की जो उसके जो खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करी डर के मारे। और 1970 के ऐसे आते पुलिस ने इसके ऊपर नकेल कसने की सोच ली थी। एक आदमी जो कभी वर्धा भाई, जो कभी डोगरी की गलियों और धारावी की झुग्गियों में जिंदगी बिताता था, मजदूरी करता था, प्लेटफॉर्म पर सोता था और छोटी मोटी तस्करी करता था, आज मुंबई का इतना बड़ा डॉन बन गया था। और ये भी कहते हैं कि इसका पंगा एक समय में करीम लाला के साथ हो गया। करीम लाला का गैंग जो ऑपरेट कर रहा था वो तस्करी में कर रहा था, और इसने सोचा कि मैं भी वहाँ पे ऑपरेट करूँगा। इसी बात को लेके इसका झगड़ा हो गया, और करीम लाला बहुत बड़ा नाम था उस समय में। इसने इससे डायरेक्ट पंगा ले लिया। एक आप लगा लीजिए कि रिलीजन के बेस पे लगा लीजिए, कुछ भी लगा, इसका पंगा इससे शुरू हो गया और इसने धड़ाधड़ इसके आदमी मारने शुरू कर दिए। वरदराजन ने क्या करा कि जो तमिल जो गिरोह थे उनको एक ही जगह पे ले आया और अपने नीचे काम करवाने लगा। जो पठान गिरोह था वो था करीम लाला का। अब इनके बीच में डोमिनेशन को लेके और अपने एरिया को लेके और स्मगलिंग को लेके इनके बीच टकराव होने लगा। इलाकों पर कब्जा करने के लिए दोनों गुटों के बीच में खून खराबा शुरू हो गया। दोनों की वजह से पूरे मुंबई में टेरर क्रिएट हो गया। इस बीच में जब एक और बड़ा गैंगस्टर मैंने आपको बताया था हाजी मस्तान, ये बड़ा सुलझा हुआ आदमी था। इसको लग गया कि अगर इस तरह से चलता रहा तो ऐसे तो हमारा सारा ख़त्म हो जाएगा, आपस में ही लड़के मर के ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी करीम लाला से अच्छी बनती थी, तो इसने बड़ा सुलझा हुआ आदमी था। तो हाजी मस्तान ने क्या करा कि वरदराजन को बुला लिया, और वरदराजन इसको काफ़ी मानता था। तो इसने वरदराजन के कहने पे करीम लाला के साथ इसने समझौता कर लिया। तीनों ने मिलकर क्या करा कि मुंबई को बांट लिया। एक जो साउथ वेस्ट जो मुंबई था वो हाजी मस्तान ने अपने पास रख लिया, सेंट्रल जो था वो वरदराजन को दे दिया, और पठान जो बहुल इलाके थे वो करीम लाला को दे दिए। इस सब के बाद गैंगवार कम हो गया, लेकिन अंडरवर्ल्ड जो था संगठित जो तरीके से चलने लगा था। अब जो वर्धा का जो साम्राज्य था, जो चारों तरफ खून और डर का हर जगह वो फैलाने लगा, वो किसी से भी नहीं डर रहा था, ना पुलिस से, ना किसी गैंगस्टर से, ना किसी नेता से, किसी से भी नहीं डर रहा था। वर्धा अब सिर्फ तस्करी नहीं कर रहा था, उसने परेल, लालबाग, धारावी, भायखला, मिल एरिया जितने भी थे, यहाँ पे जो कारखाने के मालिक थे, बिल्डर थे, व्यापारी थे, सबसे वसूली करने लगा। पहले दुकानदार को दंगवाता था, अब ये बड़े लेवल पे चला गया। जो भी उसका विरोध करता तो गोलियां और चाकू से उसका स्वागत होता था। इसके ऊपर कई हत्याओं के आरोप लगे, लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि सबूत इसके खिलाफ कोई आ ही नहीं पाता था, कोई गवाह इसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। 100 से ज़्यादा केस लगने के बाद भी सोचिए कि एक आदमी गैंगवार में नहीं मरा, कितना सुलझा हुआ आदमी था। गैंगवार में ना तो ये मरा और ना ही इसको पुलिस ने इसको एनकाउंटर में मारा। ये मरा भले ही गुमनाम मौत, लेकिन किसी ने इसको मारा नहीं। इसका गिरोह अब क्या था कि झुग्गियों पे कब्जा करता। उस समय झुग्गियों का जो मुंबई के बहुत सारे एरिया खाली पड़े होते, तो ये झुग्गियों पे कब्जा करवाता था और वहाँ से किराया वसूलता था, उसको किराया पे चढ़ा देता था। इसे गैंग के खिलाफ जो भी बोलता था तो उसको खुलेआम मौत की सजा देते थे। अब 1970 के दशक में आते आते वरदराजन का जो गैंग था, हेरोइन और ये सारे नशीले पदार्थ जो इन सब के धंधे में उतरने लगा था। धारावी और सेंट्रल मुंबई के इलाकों में इसने पूरे के पूरे जो वहाँ के यंगस्टर थे उनको इसने नशे की लत लगा दी। यहीं से पुलिस की हत्थे चढ़ गया और पुलिस वालों को लग गया कि अब इसका एंड करना पड़ेगा, वरना ये मुंबई को ख़राब कर दे। पुलिस को लेकिन ये पता था कि इसके पॉलिटिकल लिंक इतने अच्छे हैं वरदराजन के, इसके ऊपर डायरेक्ट हाथ नहीं मार सकते, क्योंकि इसने राजनेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से लिंक बना लिए थे, क्योंकि मजदूरों के एक लॉबी को रिप्रेजेंट करता था बहुत बड़ी, और उससे ये पूरे पूरे मजदूरों की लॉबी को
जो था इनके फेवर में करता था, इनके लिए वोट भी डलवाता था और इनके लिए काम भी करता था। तो उसके बाद डायरेक्ट हाथ डालना पुलिस वालों को, लेकिन इसका एंड करना बहुत जरूरी था। लेकिन क्योंकि ये पूरी मुंबई को ये कहते हैं कि अगर ये रहता तो पूरी मुंबई की पूरी मुंबई जो नशे की गिरफ्त में आ जाती। लेकिन हालांकि वो बाद में आई भी, दूसरे जो गैंगस्टर उभरे दाऊद वगैरह, इन्होंने पूरी मुंबई को ड्रग्स में धकेल दिया, इनका भी एंड हुआ। लेकिन अब फिलहाल बात करते हैं कि जब पुलिस की इसके ऊपर नज़र पड़ गई तो 1980 के दशक की बात थी, तो पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। तो इन्होंने क्या करा, इसके जो गैंग के मेंबर्स थे उनका एनकाउंटर करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और या फिर जो बच रहे थे उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया। और उसी टाइम में दाऊद इब्राहिम का नाम उभर के सामने आने लगा। वर्दा को अब लगने लगा था कि अब इसकी जो पॉलिटिक्स है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, और ज़्यादा समय ये टिक नहीं पाएगा। जहाँ इसकी तरीके पुराने थे, ये चाकू का यूज़ करता था और हथगोले का यूज़ करता था, दाऊद अब जो था अच्छी टेक्निक का यूज़ कर रहा था, तो उसके आगे ये टिक नहीं पाया। वरदराजन को परेशान होकर मुंबई को छोड़ना पड़ा। उसको समझ आ गया था कि अगर मुंबई में रहा या तो वो पुलिस वाले उसे मार देंगे, नहीं तो ये इतना कमज़ोर हो चुका है कि इसके गैंगस्टर जो बाकी जो हैं ये इसको मार देंगे, ये बच नहीं पाएगा। एक आदमी जो इतना बड़ा गैंगस्टर था, जो इतना बड़ा जिसका नाम था कभी, वो आदमी वापस जहाँ से चला था वहीं पे वापस आ गया। अब यहाँ से आने के बाद ये तमिलनाडु में वापस की ट्रेन पकड़ता है और वापसी तमिलनाडु में आके नॉर्मल ज़िंदगी जो है अपनी जीनी शुरू कर देता है। यहीं पे 1993 की बात है, 67 साल की उम्र थी इसकी। चेन्नई में इसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वर्धा कोई डॉन था, इसकी डेथ हो गई। भले ही मुंबई की धारावी की गलियों में आज भी इसका नाम लेते हैं, लेकिन लोग इसे भूल चुके हैं कि वर्धा भी कोई था। इतना बड़ा गैंगस्टर जिसके नाम से मुंबई कांपती थी, एक गुमनाम मौत मरा। जिसने कभी मुंबई पर राज किया था, आज वो अकेला और भूला हुआ एक इंसान हो चुका था। उसकी बॉडी भी इसी तरह से क्रीमेट हुई, ज़्यादा लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उसको मीडिया ने हाईलाइट करा। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे इतनी बड़ा खौफ का नाम, किस तरह से इसका एंड हुआ। लेकिन आज भी कहते हैं कि धारावी के गलियों में कभी कभी जो नाम उठता है किसी बदमाश का, और कहते हैं कि कौन किससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो वर्धाबाई का नाम हमेशा लिया जाता है। आज भी कोई मजदूर, अगर जो पुराने लोग हैं जो बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि कहानी सुनाते हैं वर्धा की, वर्धा ने ऐसे किया था। वर्धा की कहानी अब हमें सिखाती क्या है? वर्धा जो है, वरदराजन जो डॉन मैंने आपको बताया, इतना इसका नाम था, जो मुंबई पे 3 लोगों ने एक समय पर राज किया, कि हमें क्या सिखाती है? अपराध चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, लेकिन एंड में इसका जो अंजाम होता है बर्बादी से और अकेलेपन में होता है। वो गरीबों की खूब मदद करता था, लेकिन उसके अपराध ने पता नहीं कितने अनगिनत लोगों और कितनी फैमिली को उसने तबाह कर दिया। एक तरफ वो पैसा इकट्ठा करता था और दूसरी तरफ बांटता था, लेकिन वो पैसा इकट्ठा करने के लिए ब्लड मनी था। दूसरों के पैसा वो जो गलत पैसे से कमाया था, गलत तरीके से कमाया था, वो कभी किसी काम नहीं आता। इसमें युवाओं को एक बड़ी सीख लेने की है कि डर और जो हिंसा होती है वो कभी भी स्थायी नहीं होती। आप कानून से ऊपर कभी नहीं हो सकते। जो मुंबई की चमक दमक की जो दुनिया है, वहाँ पे एक काली दुनिया अलग से रखती है पीछे इसके। वरदराजन भी उसका शिकार हो गया था। कैसे वरदराजन इतना बड़ा डॉन बना और कैसे इसका एंड हुआ, ये बड़ी ही एक यूथ के लिए एक सीखने वाली स्टोरी है कि कैसे इस तरह की कहानियाँ और कैसे इस तरह के गैंगस्टर के जीवन की बातें उनको अफेक्ट करती हैं, और वो समझ सकें कि अपराध की दुनिया में आएंगे तो आपका एंड कितना ख़राब होगा। वर्धा भाई की जो कहानी हम बताते हैं कि डर, हिंसा और तस्करी का जो उसने साम्राज्य खड़ा किया था इतना बड़ा, वो हमेशा के लिए टिक नहीं पाया। उसने अपराध से मुंबई में एक समय पे इतनी दहशत फैलाई थी और मुंबई उसके नाम से कांपता था, और युवाओं को नशे के दलदल में उसने अंदर डाल दिया था। लेकिन बाद में वो खुद भी गुमनाम मौत मरा। उसका पूरा का पूरा साम्राज्य ढह गया। उसके जितने साथी थे और जितने उसके साथ काम करने वाले थे, सब के सब जेल के अंदर थे। लेकिन ये गनीमत रही कि वर्धा जो था अपने दिमाग के कारण और अपनी सूझबूझ के कारण मुंबई से टाइमली निकल गया, और उसका एनकाउंटर नहीं हुआ या फिर वो जेल में उसकी ज़िंदगी नहीं सड़ी, और वो एंड में जाके गुमनाम मौत मारा गया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? वरदराजन की एक जो हिंदू डॉन बताते हैं, कि जो पहला हिंदू डॉन बताते हैं, बहुत फेमस बताते हैं इसके बारे में।
इसके बाद मान्या सुर्वे भी आया था, उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो पहला जिसने टक्कर दी जो पठान गैंग को, जो हाजी मस्तान और करीम लाला गैंग को जिसने टक्कर दी जो 60s के दौर में, वो मैंने आपको वरदराजन मुदलियार की कहानी सुनाई। कैसे एक तमिल लड़का मजदूरी बैकग्राउंड से मजदूर था और इतनी छोटे बैकग्राउंड से आके उसने आके मुंबई में, जहाँ से एक इंस्पिरेशन भी मिलती है। आप छोटे से बैकग्राउंड रहते हैं, आप चाहो तो अपने सही कामों से बहुत ज़्यादा पहुँच बना सकते हैं। उसने अपनी इतनी अच्छी पहुँच बना ली कि उसने तमिल जो अपने वहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा किया, मजदूरों की एक लॉबी बनाई और उनके लिए आवाज़ उठाई और बड़े बड़े नेताओं से और इन सबसे लिंक बनाए। लेकिन लास्ट में वो गलत काम में पड़ गया और तस्करी में पड़ के उसका एंड हो गया। तो ये कहानी थी एक युवा की, किस तरह से गरीब घर से वो आता है और मुंबई का सफ़र करता है, और मुंबई में आने के बाद किस तरह से वो गलत काम में पड़ने के बाद, क्राइम की दुनिया पड़ने के बाद लास्ट में फिर वही गुमनाम मौत मरता है। तो दोस्तों, आज आपको ये वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई की कहानी कैसे लगी, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी राय बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको कोई और वीडियो आपको लगता है किसी और गैंगस्टर की लाइफ में हमें बनाना चाहिए तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसकी लाइफ पे भी हम स्टोरी बनाएंगे। और साथ ही साथ हम अपने वीडियोज़ में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या चेंजेस लाने चाहिए, आपकी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। और ऐसी कोई पर्सनैलिटी जिसको आपको लगता है कि उसकी लाइफ पे भी हमें स्टोरी बनानी चाहिए, उसका जिक्र जरूर करिए। फिर लास्ट में चलते वही बात करूँगा कि ये जो इन वीडियोज़ को बनाने का उद्देश्य कहीं भी किसी को हर्ट करना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, और ना ही सोसाइटी में क्राइम को बढ़ावा देना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को पता चल सके कि क्राइम कैसे पैदा होता है, और अगर आप क्राइम की दुनिया में आओगे तो आपका भी एंड या तो गुमनाम वरदराजन की तरह होगा, आपकी डेथ होगी, नहीं तो आपकी जेल में या फिर आपको पुलिस के एनकाउंटर गैंगवार में आप मारे जाओगे। तो ये आज की क्राइम स्टोरी थी। आपको कैसी लगी वरदराजन की स्टोरी? हम फिर से एक नई स्टोरी में चलेंगे और फिर से एक स्टोरी पे, फिर एक नई पर्सनैलिटी पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए भारत गौरव न्यूज़ पर। धन्यवाद।